हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप सब? मैं हूं आपका दोस्त गुलजार सर और अगेन अपन जो है मास्टर्स नर्सिंग क्लासेस के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पे आपका मैं स्वागत करता हूं। ओबीजी अपन पढ़ रहे थे। ओबीजी अपनी पहले जो 3 क्लास हुई है, आई होप आपको समझ में आई होंगी और आपने उसको अच्छे से एंजॉय करके पढ़ा होगा। ठीक है, और उसी कड़ी में वापस से अपनी जो नेक्स्ट क्लास आज की, ठीक है, उसी जोश के साथ उसी तैयारी के साथ अपन जो है अपनी आगे की नई क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ पे अपना जो वर्ड था, एक सेंटेंस था जो अपने में हमेशा जोश बढ़ता है, जिसका अपन बोलते हैं कि मान लिया तो हार है, ठान लिया तो जीत है। तो उसी ठानने के साथ ही अपन जो है ठान कर ही अपन आज वापस आ गए हैं अपने यूट्यूब चैनल पे, जिसका नाम है मास्टर्स नर्सिंग क्लासेस। क्या पढ़ने? ओबीजी पढ़ने। ओबीजी देखो, जो लास्ट क्लास थी अपनी ओबीजी, तो वहां पे अपन ने मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में देखा था कि उन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। उसके बाद में जो है अपन ने ये देखा था कि जो सेक्स होता है बच्चे का, जो इंट्रायूट्राइन लाइफ के अंदर जो बच्चा होता है माँ के गर्भ में जो पल रहा होता है, उसका सेक्स क्या होगा, मेल होगा वो फीमेल होगा। तो उसको कौन डिटरमाइन करता है, कैसे डिटरमाइन होता है? उसके लिए फादर के जीन्स क्या होते हैं, रेस्पॉन्सिबल होते हैं। फादर में मतलब मेल में मेल फीमेल, ठीक है, एक्स वाई एक्स एक्स। अगर मदर फादर से जो है एक्स क्रोमोसोम आता है तो बच्चा क्या होगा, फीमेल होगा। और अगर फादर से वाई क्रोमोसोम आता है तो बच्चा मेल होगा। तो अपन बात कर रहे थे मेल और फीमेल। मेल में होता है एक्स और वाई क्रोमोसोम, फीमेल में होता है एक्स एंड एक्स क्रोमोसोम। देखो, आई होप वैसे आपको समझ में आ गया था, लेकिन थोड़ा सा एक बार दोबारा अपन रिवाइज कर रहे हैं क्योंकि रिवाइज करना जरूरी होता है। देखो, अगर मेल से वाई क्रोमोसोम और फीमेल से भी वाई क्रोमोसोम आता है तो बनता है एक्स वाई। और अगर मेल से एक्स क्रोमोसोम और फीमेल से तो एक्स ही आएगा, तो दोनों हो जाएंगे एक्स एक्स। तो एक्स एक्स होगा तो फीमेल बच्चा होगा और एक्स वाई होगा तो मेल चाइल्ड होगा। तो इसलिए अपन बोल सकते हैं कि टोटली जो है वो कौन रिस्पॉन्सिबल है बच्चे के डिटर्मिनेशन के लिए, सेक्स के लिए? मेल जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है, फादर रिस्पॉन्सिबल होता है। उसके बाद अपन ने देखा कि जाइगोट क्या होता है, एम्ब्रियो क्या होता है, फीटस क्या होता है, ठीक है। उसके अलावा जो है इन्फेंट, टोडलर, प्री स्कूल, स्कूलर, एडल्ट वगैरह सारी चीजें अपन ने देखी थी। तो ये कुछ बेसिक चीजें थी। उसके बाद जो है आज अपना जो रहेगा, अपन बात करेंगे कुछ शॉर्ट्स में मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में। मेंस्ट्रुअल साइकिल नाम आप सबने सुना होगा, मेंस्ट्रुअल साइकिल, जिसको हिंदी में मासिक धर्म भी बोलते हैं। मेंस्ट्रुअल साइकिल, मेंस्ट्रुअल साइकिल। देखो, मेंस्ट्रुअल साइकिल, साइकिल और मेंस्ट्रुअल दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है ये। एक वर्ड है मेंस्ट्रुअल और एक वर्ड है साइकिल। देखो, मेंस्ट्रुअल वर्ड का मतलब होता है ब्लीडिंग, मेंस्ट्रुअल वर्ड का मतलब होता है ब्लीडिंग होना। और साइकिल का मतलब होता है साइकिल चलाने वाली साइकिल नहीं। साइकिल का मतलब है कि एक प्रोसेस जो है एक पर्टिकुलर टाइम बाद में वापस से रिपीट होती है। एक प्रोसेस एक पर्टिकुलर टाइम बाद में वापस से क्या होती है, रिपीट होती है। उसी को अपन बोलते हैं साइकिल। क्या हो रहा है यहाँ पे, कोई प्रोसेस यहाँ से स्टार्ट हो रही है, एक टाइम बाद में वापस से क्या होगी, वो रिपीट होगी, उसको अपन बोलते हैं साइकिल। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है हर महीने आने वाला एक साइकिल, हर महीने क्या होता है, ये रिपीट होता है फीमेल्स में। उसमें क्या होती है, ब्लीडिंग होती है, ठीक है। तो ब्लीडिंग साइकिल है एक तरीके का ये। तो मेंस्ट्रुअल वर्ड मीनिंग हो गया ब्लीडिंग, और साइकिल का मतलब आपको पता ही है, जो प्रोसेस एक फिक्स टाइम बाद में क्या होती है, रिपीट होती है, उसको अपन बोलते हैं साइकिल। तो वर्ड मीनिंग हो गए अपने पास मेंस्ट्रुअल साइकिल के, कि ब्लीडिंग साइकिल, कि हर एक फिक्स टाइम बाद में, ठीक है, एक फिक्स टाइम या हर महीने क्या हो रहा है, साइकिल रिपीट होता है या ब्लीडिंग होती है, उसी को अपन बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। देखो, जनरली जो है नॉर्मल अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल की बात की जाए, नॉर्मल ड्यूरेशन की बात करें, मेंस्ट्रुअल साइकिल नॉर्मल ड्यूरेशन ये होती है 28 डेज। कितनी होती है, 28 डेज। नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होता है वो 28 डेज का होता है, 28 दिन का होता है। उसमें पूछा जाता है अपने को डे ऑफ ओवुलेशन। डे ऑफ ओवुलेशन बोला जाएगा यहाँ पे 14th डे
कितना दिन, 14th डे। कि 28 दिन का मेंस्ट्रुअल साइकिल है तो वहां पे जो ओवुलेशन का डे होगा वो कितना होगा, 14th डे। ओवुलेशन का मतलब क्या होता है, ओवम का रिलीज होना, ओवम का रिलीज होना, ओवेरी से ओवम का रिलीज होना क्या कहलाता है, ओवुलेशन कहलाता है। बहुत सारे ओवम्स होते हैं, oocytes होती है छोटी छोटी, ठीक है। हर मेंस्ट्रुअल, जैसे मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है खत्म होता है, वापस से एक नया oocyte जो है वो डेवलप होता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग एफएसएच के द्वारा। नाम सुना होगा आपने एफएसएच, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और एक जो है ओटिड जो है वो रिलीज हो, सॉरी डेवलप होके फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन के कारण क्या बन जाता है, ओवम बन जाता है, ठीक है। और वो ओवरी से रिलीज कर दिया जाता है। तो जैसे ही वो ओवरी से रिलीज होता है, उसी जो है प्रोसेस को अपन बोलते हैं, उस इवेंट को बोलते हैं अपन ओवुलेशन, कि ओवम का रिलीज होना। तो जो ओवुलेशन है वो कब होता है, 14th डे पे होता है। ओवुलेशन कब होता है, 14th डे। तो सिंपल अगर आपसे कोई पूछे डे ऑफ ओवुलेशन, डे ऑफ ओवुलेशन कितना होता है, कब होता है डे ऑफ ओवुलेशन, 14th डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। क्लियर। अब देखो कैसे निकालते हैं डे ऑफ ओवुलेशन, कैसे निकालते हैं डे ऑफ ओवुलेशन। डे ऑफ ओवुलेशन निकालने का एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला रहेगा टोटल मेंस्ट्रुअल साइकिल डेज माइनस 14। जितने दिन का मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसमें से 14 माइनस कर दो। क्या करोगे, जितने दिन का मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसमें से 14 माइनस कर दो। तो अपन नॉर्मल मान के चल रहे थे कितने दिन का, 28 दिन का। कितना, 28 दिन। तो 28 दिन का मेंस्ट्रुअल साइकिल है, 14 माइनस कर दो तो कितना हो गया डे ऑफ ओवुलेशन, 14th डे हो गया। अगर इसी तरीके से आपसे बोला गया कि 30 दिन का मेंस्ट्रुअल साइकिल है तो डे ऑफ ओवुलेशन कितना हो जाएगा, तो 30 में से 14 घटा दो, कितना हो जाएगा 16th डे। अगर मान लो बोल दिया कि 32 डेज का मेंस्ट्रुअल साइकिल था तो 14 घटा दो, कितना हो जाएगा 18th डे। अगर बोल दिया आपसे कि 35 डेज का मेंस्ट्रुअल साइकिल है, 14 घटा दो, कितना हो जाएगा 21 डे, ठीक है। बोल दिया आपसे कि 21 दिन का मेंस्ट्रुअल साइकिल है, कितना घटा दो, 14 घटा दो, डे ऑफ ओवुलेशन कितना हो जाएगा 7th डे। इस तरीके से जो है अपन डे ऑफ ओवुलेशन निकाल सकते हैं फॉर्मूला के द्वारा। ये अपना फॉर्मूला हो जाएगा यहाँ पे डे ऑफ ओवुलेशन निकालने का। क्या हो गया, डे ऑफ ओवुलेशन टोटल मेंस्ट्रुअल साइकिल डेज माइनस 14, टोटल मेंस्ट्रुअल साइकिल डेज माइनस 14। ये फॉर्मूला हो गया, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, याद रखना है, ठीक है। तो जितना कभी भी आपको क्या बताया गया है कि इतने दिन का मेंस्ट्रुअल साइकिल है तो डे ऑफ ओवुलेशन कितना होगा, ठीक है। कोई पर्टिकुलर डाटा बता दिया आपको 33 डेज का मेंस्ट्रुअल साइकिल है तो डे ऑफ ओवुलेशन, डे ऑफ ओवुलेशन कितना हो जाएगा, बताओ यहाँ पे कितना हो जाएगा 17th डे। कैसे निकाला, 33 माइनस 14, 33 माइनस 14 17 होगा क्या, गुडनेस 19th डे, 19th डे, ठीक है। इस तरीके से जो है अपन डे ऑफ ओवुलेशन निकालते हैं। इतना सबको क्लियर है। डे ऑफ ओवुलेशन निकालने के लिए जितने दिन है मेंस्ट्रुअल साइकिल के उसमें से 14 माइनस कर दो, क्या हो जाएगा अपना डे ऑफ ओवुलेशन निकल के आ जाता है। लेकिन इस फॉर्मूला में भी कुछ क्या है, लिमिटेशन है। इस फॉर्मूला की क्या है, लिमिटेशन है। लिमिटेशन कैसे है, आपको ये ध्यान रखना है कि कितने दिन का मेंस्ट्रुअल साइकिल है। या तो मेंस्ट्रुअल साइकिल का डे बताया नहीं, अगर क्वेश्चन में डे नहीं बताया कि इतने दिन का मेंस्ट्रुअल साइकिल है तो डेफिनेटली वहां पे अपन मान के चलते हैं 28 दिन का मेंस्ट्रुअल साइकिल। अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल का डे नहीं बताया गया है तो अपन 28 दिन का मेंस्ट्रुअल साइकिल डे मान के चलते हैं, तो अपना ओवुलेशन का डे हो जाएगा 14th डे। अगर इसके अलावा अगर आपसे बोल दिया गया है कि इतने दिन का मेंस्ट्रुअल साइकिल को पर्टिकुलर डेट या पर्टिकुलर एक ड्यूरेशन बता दी आपको कि 30 डेज का है, 35 डेज का है, 32 डेज का है, 28 डेज का है, 26 डेज का है, एक पर्टिकुलर टाइम बता दिया आपको कि मेंस्ट्रुअल साइकिल इतने दिन का है, तो अब बताओ डे ऑफ ओवुलेशन कितनी होगी। तो वो जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया कि जितने टोटल डे बताए गए हैं उसमें से आप 14 माइनस कर दो और आपका डे ऑफ ओवुलेशन जो है वो आ जाता है। लेकिन एक लिमिटेशन जो है इसकी, इस फॉर्मूला की लिमिटेशन है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है उसका ड्यूरेशन जो है वो 21 से 35 दिन के बीच में अगर होता है
अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो ड्यूरेशन है वो 21 से 35 दिन के बीच में होता है, तब अपन उस फॉर्मूला से क्या कर सकते हैं, डे ऑफ ओवुलेशन निकाल सकते हैं कि मेंस्ट्रुअल साइकिल 21 से कम नहीं होना चाहिए और 35 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर 21 से कम होगा तो वहां पे आप -14 करके नहीं निकालना है अपने को, ठीक है, गलत हो जाएगा। अगर 35 से ज्यादा है तो वहां पे भी अपने को -14 करके नहीं निकालना है, क्योंकि ये डिस्मेनोरिया में आ जाता है, एबनॉर्मलिटी इन मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है। तो वहां पे अपन एक्यूरेट डे ऑफ ओवुलेशन काउंट नहीं कर सकते, ठीक है। इफ menstrual cycle days 20, then day of ovulation, तो आंसर क्या हो जाएगा अपना, कांट कैलकुलेट। अगर मान लो डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल कितना हो गया, 36 डेज का हो गया, तो आपका डे ऑफ ओवुलेशन कांट कैलकुलेट, डे ऑफ ओवुलेशन कांट कैलकुलेट। इस तरीके से जो है अपना मेंस्ट्रुअल साइकिल अपना रहता है और डे ऑफ ओवुलेशन अपन काउंट करते हैं। बाकी जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है बड़ा टॉपिक है अपना, जैसे जैसे अपना सिलेबस आगे बढ़ेगा मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है अपने को डिटेल में पढ़ने को आपको मिलेगा, अच्छे से पढ़ने को मिलेगा, ठीक है। ये सिंपल चीज थी डे ऑफ ओवुलेशन निकालने का मेथड। आई होप आपको समझ में आया होगा इतना। चलो, अगर इसमें कोई भी डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में लिखना आप। विद इन ए डे आपको जो है उसका आंसर जो है वो जरूर मिलेगा। चलो नेक्स्ट अपन बात करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कि फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गन होते हैं। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, स्टार्टिंग में अपन ने बताया था आपको कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की स्टडी क्या कहलाती है, एंड ऑब्स्टेटिक्स। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की स्टडी क्या कहलाती है, गायनेकोलॉजी। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की स्टडी क्या कहलाती है, गायनेकोलॉजी। और अगर फीमेल प्रेग्नेंट होती है उस टाइम पे उसकी स्टडी करना, प्रेगनेंसी और रिलेटेड डिसऑर्डर की स्टडी करना, तो वो अपना हो जाता है ऑब्स्टेटिक्स। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की स्टडी करना क्या कहलाता है, गायनेकोलॉजी कहलाता है, ठीक है। देखो फीमेल के जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं, फीमेल के जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं उनको दो भागों में डिवाइड करके अपन पढ़ते हैं। एक जो बाहर की तरफ है जिनको अपन बोलते हैं एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन्स, और एक जो होते हैं इंटरनल जेनाइटल ऑर्गन्स। एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन्स और इंटरनल जेनाइटल ऑर्गन्स। देखो बस नाम से डिनोट होगा, बाहर की तरफ है एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन्स और जो अंदर की तरफ है वो इंटरनल जेनाइटल ऑर्गन्स। जो एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन्स है इनको अपन बोल सकते हैं वल्वा। दूसरा नाम क्या हो जाएगा एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन्स का, वल्वा। क्या हो जाएगा, वल्वा। देखो अपन आगे बात करेंगे, दोनों को अपन अलग अलग देखेंगे। एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन्स को पहले देखेंगे, देन आफ्टर अपन जो है वो इंटरनल जेनाइटल ऑर्गन्स को देखेंगे। तो एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन्स, एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन्स, एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन्स में सबसे पहला अपन बात करेंगे मॉन्स प्यूबिस। मॉन्स प्यूबिस, मॉन्स प्यूबिस क्या होता है एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन्स में? सबसे पहले अपन बात कर रहे हैं मॉन्स प्यूबिस की। तो मॉन्स प्यूबिस क्या होता है, ये एक पैड होता है। क्या होता है, पैड। किसका, सबक्यूटेनियस फैट का। एक फैट का बना हुआ, सबक्यूटेनियस फैट का बना हुआ क्या होता है, पैड होता है, ठीक है। जो वल्वा होता है उसके सबसे एंटीरियर साइड में ये प्रेजेंट रहता है, वल्वा के सबसे एंटीरियर साइड में ये प्रेजेंट रहता है इस तरीके से।
इस तरीके से रहता है, ट्रायंगुलर शेप रहता है और उल्टा ट्रायंगल सा रहता है ये, ठीक है। इसके ऊपर क्या रहते हैं, हेयर्स रहते हैं, जिनको अपन क्या बोलते हैं, प्यूबिक हेयर्स। क्या बोलते हैं इनको, प्यूबिक हेयर्स। तो मॉन्स प्यूबिस पैड होता है एक सबक्यूटेनियस फैट का, मोस्ट एंटीरियर साइड होता है ये किसके, वल्वा के, ठीक है। और यहाँ पे क्या रहते हैं, प्यूबिक हेयर रहते हैं, बोल सकते हो आप इसको मोस्ट एंटीरियर टू वल्वा, मोस्ट एंटीरियर टू वल्वा। एक बात क्लियर, मॉन्स प्यूबिस क्या होता है, ज्यादा कुछ नहीं है, एक पेट का पैड होता है जो वल्वा के एंटीरियर साइड में प्रेजेंट रहता है। डिजाइन कैसी होती है इसकी, उल्टा या एक बोल सकते हो आप ट्रायंगुलर शेप होता है, ठीक है, जिसकी टिप जो होती है वो नीचे की तरफ होती है। उसके ऊपर हेयर्स होते हैं जिनको अपन बोलते हैं प्यूबिक हेयर्स। क्लियर। दूसरी बात करें, क्लाइटोरिस, दूसरा वर्ड आता है क्लाइटोरिस। देखो क्लाइटोरिस जो है ये एक इरेक्टाइल टिश्यू बॉडी होती है, ठीक है, और जस्ट जो है मॉन्स प्यूबिस के नीचे की तरफ प्रेजेंट होता है। क्लाइटोरिस जो एक इरेक्टाइल टिश्यू बॉडी होती है, इरेक्टाइल का मतलब होता है ज्यादा ही सेंसिटिव होने से, सेंसिटिविटी जब उसको मिलती है तो ये इरेक्ट हो जाता है, स्ट्रेट हो जाता है, ठीक है। क्या हो जाता है, इरेक्ट हो जाता है या स्ट्रेट हो जाता है। और स्ट्रेट या इरेक्ट क्यों होता है, क्योंकि इसमें हाईली ब्लड सप्लाई होती है, हाई ब्लड सप्लाई, हाई ब्लड सप्लाई यहाँ पे होती है, मोर सेंसिटिव होता है, ठीक है। आप बोल सकते हो इसको होमोलोगस टू पेनिस ग्लांस इन मेल। जैसे मेल्स के अंदर पेनिस का ग्लांस होता है उसी के जैसा ये होता है, वो भी इरेक्टाइल टिश्यू होता है, ये भी इरेक्टाइल टिश्यू होता है, ठीक है। ये हो गया क्लाइटोरिस। तीसरी बात अपन करते हैं लेबिया मेजोरा, लेबिया मेजोरा, इसी को आप बोल सकते हो आउटर लिप, इसी को क्या बोल सकते हो आप, आउटर लिप। लेबिया मेजोरा आउटर लिप बोला जाता है इसको। थिक स्किन के फोल्ड्स होते हैं, ये क्या होते हैं, थिक स्किन के फोल्ड्स होते हैं, थिक स्किन फोल्ड्स, ठीक है। और थिक स्किन फोल्ड्स, और इसी के बारे में आप बोल सकते हो जैसे मेल्स के अंदर स्क्रोटम होता है उसके चारों तरफ क्या होती है, थिक स्किन फोल्ड्स होते हैं, थिक स्किन होती है, उसी तरीके से फीमेल के अंदर क्या होता है, लिबिया मेजोरा होता है। तो इसको अपन बोल सकते हैं होमोलोगस टू स्क्रोटम इन मेल्स। जैसे मेल के अंदर स्क्रोटम होता है उसी तरीके से लिबिया मेजोरा जो होती है फीमेल्स के अंदर होती है, आउटर लिप इसको बोला जाता है, ठीक है। इतनी बात समझ में, तीन चीजें हो गई, मॉन्स प्यूबिस पैड होता है सबक्यूटेनियस फैट का, प्यूबिक हेयर्स वहां पे प्रेजेंट होता है, ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर होती है, और मोस्ट एंटीरियर साइड होती है वल्वा की। दूसरे अपन ने बात करी क्लाइटोरिस, जैसे मेल्स के अंदर ग्लांस पेनिस होता है वैसे फीमेल के अंदर क्या होता है, क्लाइटोरिस होता है, हाईली सेंसिटिव होता है, हाईली ब्लड सप्लाई होती है, ठीक है। जैसे सेंसेशन मिलता है इरेक्टाइल टिश्यू ये होता है, इरेक्ट हो जाता है, ठीक है। और ठीक है, तीसरी बात आती है लिबिया मेजोरा। लिबिया मेजोरा जो है उसको आउटर लिप भी बोला जाता है, थिक स्किन फोल्ड्स होते हैं यहाँ पे, और जैसे मेल के अंदर स्क्रोटम होता है उसी तरीके से यहाँ पे फीमेल के अंदर क्या होता है, लिबिया मेजोरा होती है। क्लियर इतनी बात सबको, चलो के बाद अपन बात करते हैं यहाँ पे चौथा पार्ट, जिसको अपन बोलते हैं लीबिया माइनोरा
या इनर लिप, लीबिया माइनोरा या इनर लिप। लीबिया माइनोरा या इनर लिप जो होता है ये इनर साइड प्रेजेंट रहता है लीबिया मेजोरा के। कहाँ प्रेजेंट रहता है ये? लीबिया मेजोरा के इनर साइड प्रेजेंट रहता है। लीबिया मेजोरा के इनर साइड प्रेजेंट रहता है ये। लीबिया मेनोरा के इनर साइड प्रेजेंट रहता है ये। थिन स्किन फोल्ड्स होते हैं ये। क्या बोलेंगे इसको? थिन स्किन फोल्ड। थिन स्किन फोल्ड्स दोनों साइड प्रेजेंट रहते हैं ये, बोथ साइड। जैसे लीबिया मेजोरा भी दोनों साइड थे और ये भी क्या होंगे? दोनों साइड प्रेजेंट रहते हैं। पीछे की तरफ जाने के बाद लीबिया मेनोरा जो है वो पीछे की तरफ जाने के बाद एक इलेवेटेड स्ट्रक्चर बनाती है। क्या बनाती है? एक इलेवेटेड स्ट्रक्चर बनाती है जिसको अपन बोलते हैं फोरकट। जिसको क्या बोलते हैं अपन? फोरकट। तो अपना नेक्स्ट पॉइंट हो जाता है यहाँ पे, नेक्स्ट पार्ट हो जाता है फोरकट। फोरकट क्या है? लीबिया माइनोरा बैक साइड जाके क्या बनाती है? एक थिक इलेवेटेड स्ट्रक्चर। थिक हार्ड इलेवेटेड, मोटी सी होती है, थिक इलेवेटेड स्ट्रक्चर। थिक इलेवेटेड स्ट्रक्चर, ठीक है, मेड बाय लीबिया माइनोरा। मेड बाय लीबिया माइनोरा, ठीक है। ये हो जाती है अपनी लीबिया माइनोरा होगी, इनर लिप जिसको अपन ने बोला, और बाकी अपना हो गया फोरकट। उसके बाद एक आता है इसको अपन बोलते हैं वेस्टिब्यूल। क्या बोलते हैं? वेस्टिब्यूल। बोलेंगे अपन इसको वेस्टिब्यूल। देखो वेस्टिब्यूल जो है, वेस्टिब्यूल क्या है? वेस्टिब्यूल एक ट्रायंगुलर स्पेस है। क्या है? एक ट्रायंगुलर स्पेस है। और ट्रायंगुलर स्पेस कहां से बना? दोनों साइड लीबिया माइनोरा और पीछे की तरफ फोरकट। तो एक ये ट्रायंगुलर स्पेस बन रहा है यहाँ पे, इसी को बोला जाता है वेस्टिब्यूल। तो बोथ साइड ऑफ लीबिया माइनोरा एंड फोरकट, ठीक है। क्या करते हैं ये? मैक ट्राइंगुलर, मैक ट्राइंगुलर स्पेस। दोनों साइड की लीबिया माइनोरा जो है मिलके पीछे की तरफ जाती है और एक इलेवेटेड स्ट्रक्चर, इसको अपन फोरकट बोलते हैं। तो इस तरीके से दोनों साइड की लीबिया माइनोरा और फोरकट मिलके क्या बनाते हैं? ट्रायंगुलर स्पेस बना रहे हैं। इसी को अपन क्या बोलते हैं? वेस्टिब्यूल बोलते हैं। इसी को अपन क्या बोलते हैं? वेस्टिब्यूल बोला जाता है। क्लियर? इतना हो गया। उसके बाद एक वर्ड और रह जाता है यहाँ पे, पेरिनियम। ये क्या रह जाता है? पेरिनियम। पेरिनियम, पेरिनियम क्या है? ये जो वेजाइनल ओपनिंग है, ये जो वेजाइनल ओपनिंग है, और यहाँ पे पीछे आ जाता है क्या? एनल ओपनिंग। पीछे क्या आ जाती है? एनल ओपनिंग, ठीक है। तो जो वेजाइनल ओपनिंग और एनल ओपनिंग है, इन दोनों के बीच का स्पेस, इसी को क्या बोलते हैं अपन? स्पेस बिटवीन वेजाइनल ओरिफिस एंड एनल या रेक्टल ओरिफिस। इन दोनों के बीच का ये जो स्पेस आ रहा है, ये क्या है? अपना पेरिनियम है। ये क्या होता है? पेरिनियम। तो ये कुछ पार्ट्स हो गए जिनको अपन बोल रहे हैं कंबाइंड लूप से वल्वा, जिनको अपन कंबाइंडली क्या बोल देते हैं? वल्वा। कौन कौन से आगे? 7 पार्ट आ गए अपने पास। सबसे पहले अपने बात करी मॉन्स प्यूबिस की। सबसे पहले बात करी किसकी? ये है अपना मॉन्स प्यूबिस। ये है लीबिया मेजोरा, ये अंदर वाली लीबिया माइनोरा। ये आ गया फोरकट, ट्रायंगुलर स्पेस जो बन रहा है, ये हो जाता है अपना वेस्टिब्यूल, वेस्टिब्यूल। और ये हो जाता है अपना पेरिनियम। ये स्पेस हो जाता है
वेजाइनल ओपनिंग और एनल ओपनिंग के बीच का, इसको अपन बोलते हैं पेरिनियम। इस तरीके से जो अपना आउटर या एक्सटर्नल जो जेनाइटल ऑर्गन्स है वो कंप्लीट होते हैं इन 7 स्ट्रक्चर्स के द्वारा। अब देखो ये जो वेस्टिब्यूल है, ये जो क्या है वेस्टिब्यूल, ये क्या है एक स्पेस है। क्या है? एक स्पेस है। तो इस स्पेस के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं वो अपन देखेंगे। वेस्टिब्यूल जो है एक स्पेस है, इसके अंदर क्या क्या चीजें होती है वो अपन देखेंगे। आपको ये समझ में आया कि नहीं आया? कि देखो दोबारा से देख लो एक बार। सबसे एंटीरियर साइड में वल्वा के क्या होता है, मॉन्स प्यूबिस प्रेजेंट रहता है। ठीक है, मॉन्स प्यूबिस क्या है? एक थिक सबक्यूटेनियस फैट का पैड होता है जिसके ऊपर हेयर्स होते हैं, जिसको अपन क्या बोलते हैं प्यूबिक हेयर बोलते हैं। ट्रायंगुलर शेप का ये होता है। दूसरी बात, फिर अपन ने बात की थी आउटर लिप, या फिर इसको अपन बोल रहे थे लिबिया मेजोरा या आउटर लिप। थिक स्किन के क्या होते हैं, ये फोल्ड्स होते हैं। जैसे मेल के अंदर स्क्रोटम के फोल्ड, स्क्रोटम पे स्किन होती है थिक, वैसे ही यहाँ पे फीमेल के अंदर क्या होती है लिबिया मेजोरा होती है। तो अपन ये बोल सकते हैं कि होमोलोगस है किसके, ये स्क्रोटम इन मेल। होमोलोगस का मीन्स होता है, होमोलोगस का मीन्स क्या हो जाएगा? होमोलोगस का मीन्स होता है होमोलोगस स्ट्रक्चर सेम। क्या होती है? स्ट्रक्चर सेम लेकिन फंक्शन डिफरेंट। वो स्ट्रक्चर तो दिखने में एक जैसी होती है लेकिन उनका काम क्या होता है, अलग अलग होता है। तो उनको बोलते हैं एक दूसरे की क्या है, ये होमोलोगस है। ठीक है, स्ट्रक्चर सेम लेकिन फंक्शन डिफरेंट, तो उसको अपन बोलेंगे होमोलोगस। एक वर्ड और होता है जिसको अपन बोलते हैं एनालोगस। क्या बोलते हैं? ये तो हो गया होमोलोगस, एक होता है एनालोगस। एनालोगस इसका मतलब है कि स्ट्रक्चर डिफरेंट लेकिन फंक्शन सेम। स्ट्रक्चर डिफरेंट लेकिन फंक्शन सेम। जैसे आपके फीमेल में होता है ओवरी और मेल में होता है टेस्टिस। फीमेल में होती है ओवरी लेकिन और मेल में क्या होता है, टेस्टिस होता है। तो दोनों का काम क्या है, गेमेट का फॉर्मेशन करना। टेस्टिस जो है वो स्पर्म्स, जो मेल गेमेट है उसको रिलीज करता है, और जो ओवरी है वो फीमेल गेमेट ओवम को रिलीज करता है। तो दोनों का काम क्या है, सेम है, लेकिन फंक्शन दोनों, स्ट्रक्चर क्या होगी दोनों की डिफरेंट। काम सेम मतलब फंक्शन सेम और स्ट्रक्चर डिफरेंट, तो एनालोगस। और अगर स्ट्रक्चर सेम फंक्शन डिफरेंट तो होमोलोगस। ठीक है, तो यहाँ पे जो अपना लिबिया मेजोरा और जो स्क्रोटम है वो दोनों क्या है, एक दूसरे से क्या है, होमोलोगस है। मतलब दोनों की स्ट्रक्चर डिफरेंट है, सॉरी स्ट्रक्चर सेम है लेकिन फंक्शन क्या है, डिफरेंट है। ठीक है, उसके बाद अपन ने बात की थी लिबिया माइनोरा या इनर लिप। ये भी दोनों साइड प्रेजेंट होती है। जैसे लिबिया माइनोरा दोनों साइड प्रेजेंट थी, उसी तरीके से लिबिया माइनोरा जो मेजोरा दोनों साइड प्रेजेंट थी, उसी तरीके से लिबिया माइनोरा जो होती है वो भी दोनों साइड प्रेजेंट होती है। जो लिबिया मेजोरा वो बाहर की तरफ होती है और लिबिया माइनोरा उसके अंदर की तरफ होती है, इसलिए इनको इनर लिप बोला जाता है। थिन स्किन से बनी हुई होती है, पीछे की तरफ जाती है और ये मिल जाती है और एक थिक स्ट्रक्चर बनाती है, इसको हम बोलते हैं फोरकट। तो ये फोरकट हो गया अपना। लिबिया माइनोरा जो है वो पीछे की तरफ जाके, लिबिया माइनोरा जो है वो पीछे की तरफ जाके एक थिक स्ट्रक्चर बनाती है जिसको अपन क्या बोलते हैं, फोरकट बोलते हैं। तो फोरकट एक पॉइंट हो गया और दोनों साइड की लिबिया माइनोरा इस तरीके से ये मिलके क्या बना रहे हैं, एक ट्रायंगुलर स्पेस बना रहे हैं, और उसी स्पेस को अपन क्या बोलते हैं, वेस्टिब्यूल बोलते हैं। उसी स्पेस को अपन क्या बोलते हैं, वेस्टिब्यूल बोलते हैं। एक वर्ड आता है अपने यहाँ पे पेरिनियम वो स्पेस है जो कहाँ प्रेजेंट है, वेजाइनल ओपनिंग और एनल ओपनिंग के बीच का जो स्पेस है इसी को क्या बोलते हैं अपन, पेरिनियम बोला जाता है। ठीक है, चलो आगे की बात करें अपन वेस्टिब्यूल के बारे में, कि वेस्टिब्यूल के अंदर क्या क्या होता है। एंजॉय करके पढ़ना है, ज्यादा सीरियस नहीं होना है। सीरियस का मतलब ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है। ठीक है, वैसे पढ़ाई के प्रति सीरियस होना ही है, स्ट्रेस नहीं लेना है। ठीक है, स्ट्रेस लेके पढ़ते हैं बच्चे तो फिर पढ़ाई नहीं होती है। ठीक है, कई बार देखो आपने देखा होगा कि जो बच्चे ये सोचते हैं ना कि अब की बार ये इस एग्जाम में मैं क्लियर कर दूंगा सर, मेरे को तो कोचिंग में बच्चे आते हैं कई बार हमारे पास कि सर मेरे को तो ना ये CHU की एग्जाम आ रही है या ये एम्स की एग्जाम आ रही है, 1 महीने बाद में है, 2 महीने बाद में, 4 महीने बाद में है, मैं कोचिंग कर लूँ और मैं क्या हो जाऊँ, सेलेक्ट हो जाऊँ। ठीक है, तो और फिर जब वो पढ़ता है तो फिर यही रहती है उसके माइंड में कि अब की बार सिलेक्शन होना ही चाहिए।
तो होता क्या है वहां पे, सिलेक्शन नहीं होता, मोस्ट ऑफ सिलेक्शन नहीं होता। और क्यों नहीं होता? क्योंकि अपना माइंड जो है वो कहाँ पे घूम रहा है, वो सिलेक्शन के ऊपर घूम रहा है, सिर्फ सिलेक्शन सिलेक्शन सोच रहा है, उसको पढ़ाई पे दिमाग नहीं जाता, पढ़ाई पे ध्यान उस टाइम पे नहीं जाता। वो पढ़ता है लेकिन एक्चुअली उसका दिमाग कहाँ पे है, सिलेक्शन सिलेक्शन सिलेक्शन, यही वर्ड उसके माइंड में घूमता रहता है। पढ़ाई सही तरीके से वो नहीं कर पाता, क्योंकि अपना माइंड जो होता है ना, एक किसी चीज पे अगर अटक जाता है तो उसी चीज को सोचता रहता है। जब उसका पर्टिकुलर या फिक्स या सेटिस्फाई आंसर उसको नहीं मिलता, तब तक वो उस पॉइंट पे क्या रहता है, अटका हुआ रहता है। और उस टाइम पे और जो कोई बात हो रही होती है और कोई जो इवेंट हो रहा होता है वो अपने को पता नहीं चलता है, समझ में नहीं आता। ठीक है, तो ये चीज है कि सिलेक्शन पे ध्यान मत दो, पढ़ाई पे ध्यान दो, कि इस तरीके से पढ़ो कि सिलेक्शन अपने आप होएंगे। जब तक सिलेक्शन नहीं हो रहे हैं आपके, तब तक आप स्ट्रेस में रहते हो। ठीक है, लेकिन जिस टाइम आपकी तैयारी इतनी अच्छी हो जाती है, ठीक है, एक लेवल बनता है तैयारी का अपने, तो फिर क्या होता है, अपने आप सिलेक्शन पे सिलेक्शन सिलेक्शन पे सिलेक्शन। उसके बाद तो आप कंफ्यूज रहोगे कि कहाँ जाऊं और किसको, कौन सी जॉब पे जाऊं, कौन सी जॉब को छोड़ूं। ठीक है, चलो अब देखो, जैसे मेरा एक साथ 4 जगह हो गया था, अब कहाँ जाए कहाँ छोड़े, कहाँ जाए कहाँ छोड़े, तो फिर अल्टीमेटली लास्ट में डिसाइड किया कि चलो दिल्ली अपने पास पड़ता है, दिल्ली रहेंगे। ठीक है, चलो उस तरीके से आपके साथ भी होगा, ये बहुत जल्द होगा। अगर आप कंटिन्यूअसली अच्छे से मेरे साथ तैयारी करोगे, डेफिनेटली आपका भी जो है एक ना एक दिन, और एक ना एक दिन के बहुत जल्द आपका जो है सिलेक्शन होएगा। और आप भी फिर ये सोचोगे कि सर ये इधर एम्स में जाऊं या इधर ऋषिकेश एम्स में जाऊं, सर उधर चंडीगढ़ जाऊं, किधर जाऊं, निमांस जाऊं, जिपमेर जाऊं, बहुत सारे बड़े बड़े इंस्टीट्यूट है सेंट्रल गवर्नमेंट के, तो कौन से में जाऊं सर। ठीक है, तो वहां पे फिर आपके पास चॉइस हो जाएंगे। अभी तो ये सोचते हैं बच्चे कि सर कहीं भी हो जाए हमारा, वहीं चले जाएंगे, बस नौकरी दे दो हमें। लेकिन जब आपका तैयारी हो जाएगी ना अच्छे से, तब आप ये नहीं सोचोगे, तब आप ये सोचोगे कहाँ जाना है, कहाँ छोड़ना है। ठीक है, वहां पे आपके पास चॉइस हो जाए। जब तक इंसान के पास कुछ नहीं है तो उसको कुछ भी मिल जाए, होता है ना कि भूखा आदमी होता है, उसको अगर सूखी रोटी मिल जाती है तो उसको खा लेता है। ठीक है, और जब उसके सामने बहुत सारे पकवान होते हैं तो फिर ये सोचता है कि ये खाऊंगी ये खाऊंगी ये खाऊं, कंफ्यूज। उसी तरीके से आप भी कंफ्यूज हो जाओगे कि कौन सी जॉब पकड़ो और कौन सी को छोड़ दूं। ठीक है, कई बार तो ऐसा होगा, एक को पकड़ोगे फिर दूसरे थोड़े दिन बाद मन नहीं लगेगा, एग्जाम देके फिर से दूसरी जॉब में चले जाओगे। ठीक है, तो वो बाद की बातें हैं, लेकिन वो बात जो है वो कब से स्टार्ट होगा, वो आज से स्टार्ट होगा, कि आज से आप प्रिपरेशन करोगे अच्छे से। ठीक है, तब भी वो चीजें आगे आपके साथ हो पाएंगे, अदरवाइज ऊपर वाला मालिक है। ठीक है, चलो अपन बात कर रहे थे एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन्स की, बात कर रहे थे अपन वेस्टिब्यूल। वेस्टिब्यूल क्या है, एक ट्रायंगुलर स्पेस है जो लीबिया माइनोरा और फोरकट के बीच में बन रहा है। दोनों साइड ये लीबिया माइनोरा पीछे की साइड मिलती है और एक ट्रायंगुलर स्पेस बनाती है, इसको अपन क्या बोलते हैं, वेस्टिब्यूल बोलते हैं। ठीक है, वेस्टिब्यूल। अब आप बोलोगे वेस्टिब्यूल के एंटीरियर साइड में क्या होता है, एंटीरियर टू वेस्टिब्यूल सबसे सामने क्या होता है, सबसे सामने होता है क्लाइटोरिस। वेस्टिब्यूल के एंटीरियर साइड में क्या प्रेजेंट है, क्लाइटोरिस। लेटरल साइड में क्या प्रेजेंट है, लीबिया माइनोरा। और पोस्टीरियर साइड में क्या प्रेजेंट है, पेरिनियम। पोस्टीरियर साइड में क्या प्रेजेंट है, पेरिनियम। ठीक है, ये बात हो गई कि कहाँ पे इसका जो है प्लेसमेंट है यहाँ पे। ठीक है, तो एंड सबसे सामने की तरफ क्या होता है वेस्टिब्यूल के, क्लाइटोरिस होता है। दोनों साइड में क्या होगी, लीबिया माइनोरा होगी, और पीछे की तरफ क्या आ गया, पेरिनियम आ गया। ठीक है, उसके बाद इसके अंदर क्या क्या ओपनिंग्स होती हैं, वेस्टिब्यूल के अंदर क्या क्या ओपनिंग्स होती हैं, 4 ओपनिंग होती है वेस्टिब्यूल के अंदर, 4 ओपनिंग्स होती हैं। कितनी ओपनिंग, 4 ओपनिंग्स। देखो ये अपन ने वेस्टिब्यूल बना लिया एक, ये अपन ने वेस्टिब्यूल बना लिया। सबसे जो है देखो यहाँ पे क्या हो गया अपना, ये क्लाइटोरिस हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, क्लाइटोरिस। इधर लीबिया माइनोरा आ जाती है, पीछे की तरफ पेरिनियम आ जाता है, इस तरीके से रहता है। तो देखो जस्ट बिलो दी क्लाइटोरिस, जस्ट बिलो दी क्लाइटोरिस ओपनिंग प्रेजेंट रहती है, जस्ट बिलो दी क्लाइटोरिस ओपनिंग प्रेजेंट रहती है। कौन सी ओपनिंग है, यूरिथ्रल ओपनिंग। कौन सी ओपनिंग है, यूरिथ्रल ओपनिंग। ठीक है, जस्ट बिलो द क्लाइटोरिस ओपनिंग प्रेजेंट रहती है, यूरिथ्रल ओपनिंग। उसके नीचे की तरफ आप बनाते हैं तो जस्ट बिलो द यूरिथ्रल ओपनिंग क्या प्रेजेंट रहती है, वेजाइनल ओपनिंग। ओपनिंग बोल दो या फिर ओरिफिस बोल दो, क्या बोल दो, ओरिफिस। वेजाइनल ओपनिंग या वेजाइनल ओरिफिस या यूरिथ्रल ओपनिंग,
यूरिथ्रल ओपनिंग, यूरिथ्रल ओपनिंग है यूरिनरी आउटपुट या यूरिन के लिए काम में आती है, यूरिन आउटपुट करने के लिए। और वेजाइनल ओपनिंग जिसके बहुत सारे काम होते हैं, ठीक है, जैसे सेक्सुअल इंटरकोर्स में हेल्प करती है, उसके अलावा एक बच्चे का जो एक्सपल्सन है उसको करवाती है, एक्सपल्सन ऑफ फीटस करवाती है। उसके अलावा जो है ये कनेक्शन रहती है किसके बीच में, एक्सटर्नल और इंटरनल जेनिटल ऑर्गन्स के बीच का जो है ये कनेक्शन प्रोवाइड करवाती है। तो सबसे ऊपर की तरफ जस्ट बिलो द क्लाइटोरिस क्या प्रेजेंट रहती है, यूरिथ्रल ओपनिंग प्रेजेंट रहती है, उसके नीचे जो है वेजाइनल ओपनिंग प्रेजेंट रहती है, ठीक है। उसके बाद जो है यहाँ पे एक चीज तो ये हो गई, 2 3, एक होती है यहाँ पे बार्थोलिन ग्लैंड, बार्थोलिन ग्लैंड, बार्थोलिन ग्लैंड, और एक ग्लैंड होती है स्केने ग्लैंड, बार्थोलिन ग्लैंड। ये भी दोनों साइड प्रेजेंट रहती है, बोथ साइड, ठीक है, इधर दोनों साइड प्रेजेंट रहती है और ये भी दोनों साइड प्रेजेंट रहती है, बार्थोलिन ग्लैंड और स्केने ग्लैंड। देखो बार्थोलिन ग्लैंड जो है इसका काम क्या है, बार्थोलिन ग्लैंड का काम क्या है, ये फ्लूइड रिलीज करती है, फ्लूइड रिलीज, फ्लूइड रिलीज करती है। और ये फ्लूइड क्या करता है, क्या हेल्प करता है फ्लूइड, हेल्प्स इन या प्रोवाइड लुब्रिकेशन, ऐसे लिख सकते हैं अपन, ऐसे बोल सकते हैं प्रोवाइड लुब्रिकेशन, कब, ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स, जब सेक्सुअल इंटरकोर्स या कोइटस एक्ट होता है, ठीक है, उस टाइम पे लुब्रिकेशन प्रोवाइड करवाती है बार्थोलिन ग्लैंड के सिक्रेशन, ठीक है। जब सेक्सुअल कांटेक्ट होता है, सेक्सुअल एक्ट होता है, उस टाइम पे बार्थोलिन ग्लैंड जो है वो क्या सिक्रेट करती है, फ्लूइड रिलीज करती है। फ्लूइड कैसा होता है, ये एल्कलाइन, कैसा होता है ये एल्कलाइन, एल्कलाइन फ्लूइड रिलीज करती है, ठीक है। और ये एल्कलाइन फ्लूइड क्या काम करता है, यहाँ पे जो है लुब्रिकेशन प्रोवाइड करवाता है, फ्रिक्शन को प्रिवेंट करवाता है ड्यूरिंग सेक्सुअल एक्टिविटी, ठीक है। चलो उसके बाद बार्थोलिन ग्लैंड के बारे में ये बोला जाता है, ठीक है, लुब्रिकेशन हो गया। उसके बाद स्केने ग्लैंड जो है, स्केने ग्लैंड जो है, स्केने ग्लैंड जो है इसके बारे में बोला जाता है कि ये क्या है, ये होमोलोगस है किसके, प्रोस्टेट ग्लैंड के, ठीक है। मेल के अंदर क्या होती है, होमोलोगस टू प्रोस्टेट ग्लैंड इन मेल, मेल के अंदर क्या है, प्रोस्टेट ग्लैंड जो होती है उसके होमोलोगस होती है, मतलब स्ट्रक्चर दोनों के सेम, फंक्शन दोनों के डिफरेंट, स्ट्रक्चर सेम, फंक्शन डिफरेंट। तो देखो यूरिथ्रल ओपनिंग होगी, काम क्या हो गया, यूरिन आउटपुट में। वेजाइनल ओपनिंग को काम बता दिया आपको, सेक्सुअल इंटरकोर्स में फीटस को एक्सपेल आउट करने में। और एक्सटर्नल और इंटरनल जेनिटल ऑर्गन्स के बीच में क्या कर रही है, ये कम्युनिकेशन प्रोवाइड करवाती है। बार्थोलिन ग्लैंड ये भी दोनों साइड प्रेजेंट रहती है, काम क्या करती है, ये फ्लूइड रिलीज करती है। कैसा फ्लूइड होता है, एल्कलाइन नेचर का होता है, और वो क्या करता है, सेक्सुअल इंटरकोर्स के टाइम पे, सेक्सुअल इंटरकोर्स के टाइम पे लुब्रिकेशन प्रोवाइड करवाता है, जिससे फ्रिक्शन नहीं होता है, ठीक है। चौथी बात, स्केने ग्लैंड, स्केने ग्लैंड भी दोनों साइड प्रेजेंट रहती है, ठीक है। और ये किसके होमोलोगस है, मेल के अंदर प्रोस्टेट ग्लैंड होती है, उसी तरीके से फीमेल के अंदर जो है स्केने ग्लैंड होती है। प्रोस्टेट ग्लैंड मेल के अंदर होती है, जो अपन बोल सकते हैं कि ब्लैडर से बाहर की तरफ या बेस ऑफ यूरिथ्रा, ठीक है, यूरिथ्रा के बेस में प्रेजेंट होती है प्रोस्टेट ग्लैंड। काम क्या होता है इसका, स्केने ग्लैंड का काम क्या होता है, स्केने ग्लैंड का काम क्या होता है, प्रोस्टेट का तो पता होगा आपको, प्रोस्टेट ग्लैंड का काम क्या है। प्रोस्टेट ग्लैंड क्या करती है मेल में, प्रोस्टेट ग्लैंड जो है मेल में क्या करती है कि जब सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है, जब सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है उस टाइम पे ये भी क्या करती है, फ्लूइड रिलीज करती है, जो क्या करवाता है, सीमम का अमाउंट बढ़ाता है, ठीक है। सीमम का जो सीमन जो है, ठीक है, जिसमें क्या करते हैं, स्पर्म जो है वो फ्लो करते हैं, मूवमेंट करते हैं, उस स्पर्म सीमन को बनाने में हेल्प करता है। क्या करता है ये, सीमन को बनाने में हेल्प करता है, फ्लूइड बनाता है, जो एक तरीके से अपन बोल सकते हैं सीमन का ही पार्ट बनता है उससे। क्लियर, चलो। कई बार इसमें क्या हो जाता है, कैंसर हो जाता है, क्या हो जाता है, कैंसर, ठीक है। इसको अपन बोलते हैं, उसको टेस्ट करने का एक जो होता है एंटीजन चेक किया जाता है, पीएसए, पीएसए चेक करते हैं ब्लड में, एक प्रोटीन रिलीज कर दिया जाता है प्रोस्टेट ग्लैंड के द्वारा, पीएसए, प्रोस्टेट
स्पेसिफिक एंटीजन, एक ब्लड टेस्ट होता है जिसमें अपन प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन को चेक करते हैं कि प्रोस्टेट का क्या हो रहा है, इसमें चेंजेस तो नहीं आ रहे हैं। ठीक है, तो चाहे कैंसरस हो चाहे नॉन कैंसरस, दोनों कंडीशन में जो है अपन पीएसए को लेवल चेक करते हैं। उसके अलावा अपन बात कर रहे थे स्केनिंग ग्लैंड की, तो स्केनिंग ग्लैंड का जो है फंक्शन क्या होता है, स्केनिंग ग्लैंड का फंक्शन जो है यहाँ पे कि जब यूरिन आउटपुट होता है, उस टाइम पे यूरिथ्रा को लुब्रिकेट करती है ये। ठीक है, तो ड्यूरिंग यूरिन आउटपुट क्या करती है ये, लुब्रिकेट द यूरेथ्रल टिप। यूरेथ्रल टिप को क्या करती है ये, लुब्रिकेशन प्रोवाइड करवाती है। ठीक है, ये इसका काम होता है स्केनिंग ग्लैंड का। ठीक है, तो ये कुछ क्या हो गए अपने एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन्स हो जाते हैं यहाँ पे। ठीक है, उसके अलावा और क्या होता है एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन्स में, यही चीजें आती हैं। एक अपन बात कर रहे थे इसमें पेरिनियम की, तो देखो पेरिनियम यहां तक क्लियर है सबको। ठीक है, प्रोस्टेट वेस्टिब्यूल जो होता है उसमें 4 ओपनिंग होती है, कौन कौन सी, सबसे ऊपर यूरिथ्रल ओपनिंग, उसके बाद नीचे वेजाइनल ओपनिंग। ठीक है, वेजाइनल ओपनिंग के दोनों साइड में रहती है बार्थोलिन ग्लैंड, और जो अपनी यूरिथ्रल ओपनिंग होती है उसके साइड में रहती है अपनी स्केनिंग ग्लैंड। ठीक है, चलो उसी में अपन बात करते हैं पेरिनियम की। पेरिनियम आपको पता है पेरिनियम क्या चीज है, पेरिनियम वो स्पेस है किस किस के बीच में, स्पेस बिटवीन वेजाइनल एंड रेक्टल या एनल ओपनिंग। रेक्टल और वेजाइनल ओपनिंग के बीच का स्पेस क्या कहलाता है, पेरिनियम कहलाता है। इसको अपन बोल सकते हैं ऑब्स्टेट्रिकल पेरिनियम। क्या बोल सकते हैं इसको, ऑब्स्टेट्रिकल पेरिनियम बोल सकते हैं। ये जो स्पेस है, ये क्या हो गई, वेजाइनल ओरिफिस। ठीक है, और इसके ये क्या हो गई इधर से एनल ओरिफिस। इन दोनों के बीच का स्पेस क्या कहलाएगा, पेरिनियम, ऑब्स्टेट्रिकल पेरिनियम। पेरिनियम 2 तरीके के होते हैं, ऑब्स्टेट्रिकल पेरिनियम और एनाटॉमिकल पेरिनियम। तो ऑब्स्टेट्रिकल पेरिनियम देखो, जब डिलीवरी हो रही होती है तो आपने सुना होगा कट लगाया जाता है पेरिनियम में, पेरिनियोटोमी या एपिसियोटोमी। ठीक है, एपिसियोटोमी वर्ड बोला जाता है, एपिसियोटोमी, या बोल सकते हैं इसको अपन पेरिनियोटोमी, एपिसियोटोमी या पेरिनियोटोमी। यहाँ पे क्या करते हैं अपन, कट लगाते हैं, कट इनटू दी, कहां पे, इनटू दी पेरिनियम, कट इनटू दी पेरिनियम। इसी पेरिनियम पार्ट में क्या लगाया जाता है, कट लगाया जाता है। इसी पेरिनियम पार्ट में क्या लगाया जाता है, कट लगाया जाता है। उसी को अपन क्या बोलते हैं, पेरिनियोटोमी या एपिसियोटोमी। क्यों लगाया जाता है, कि जो है वेजाइनल डिलीवरी उसको ईजी करवाने के लिए। ठीक है, यहाँ पर बोल सकते हैं अपन कि एक्सीडेंटल रप्चर ऑफ पेरिनियम को प्रिवेंट करने के लिए, क्योंकि अगर प्रॉपर स्ट्रेचिंग नहीं हो रही है, वहां पे वेजाइनल ओपनिंग प्रॉपर नहीं हो रही है, डायलेशन सही तरीके से नहीं हो रहा है, ठीक है, तो वहां पे क्या कर देते हैं अपन, पहले ही ये क्या लगा देते हैं, कट लगा देते हैं। ठीक है, सेकंड स्टेज में लगाया जाता है। कौन सी स्टेज में लगाया जाता है, लेबर की स्टेज में, सेकंड स्टेज ऑफ लेबर। 4 स्टेज होती है लेबर की, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। ठीक है, 4 स्टेजेस होती है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। ठीक है, तो सेकंड स्टेज में लगाया जाता है। ठीक है, तो सेकंड स्टेज में कट लगा दिया जाता है पेरिनियम में, जिसको अपन क्या बोलते हैं, प्रोसीजर को एपिसियोटोमी या पेरिनियोटोमी। ठीक है, तो ये कहां पे कट लगाते हैं, ऑब्स्टेट्रिकल पेरिनियम में कट लगाते हैं। इसी की तरह एक वर्ड हो गया अपने एनाटॉमिकल पेरिनियम। एनाटॉमिकल पेरिनियम, एनाटॉमिकल पेरिनियम क्या है, एनाटॉमिकल पेरिनियम इसके एंटीरियर साइड में सिम्फाइसिस प्यूबिस होता है, लेटरल साइड में स्चियल ट्यूबरोसिटी, और पोस्टीरियर साइड में कॉकिक्स। पोस्टीरियर साइड में होता है कॉकिक्स, वो होता है एनाटॉमिकल पेरिनियम। ठीक है, तो दोनों में डिफरेंस ध्यान रखना।
कौन से पेरिनियम में लगाया जाता है? देखो कंफ्यूज यही होते हैं, एक को पेरिनियम आ गया ऑब्स्टेट्रिकल पेरिनियम, दूसरा आ गया एनाटॉमिकल पेरिनियम, ठीक है। तो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा आपसे कि एपिसियोटोमी डन एट, ठीक है, और वहां पे होगा ऑब्स्टेट्रिकल पेरिनियम या फिर एनाटॉमिकल पेरिनियम। तो आपका आंसर आपको पता होना चाहिए कौन से पेरिनियम में लगाया जाता है, ऑब्स्टेट्रिकल पेरिनियम में लगाया जाता है, ना कि एनाटॉमिकल पेरिनियम में, ठीक है। तो ऑब्स्टेट्रिकल पेरिनियम में अपन क्या लगाते हैं, कट लगाते हैं, और उसी कट लगाने के प्रोसेस को अपन बोलते हैं एपिसियोटोमी या पेरिनियोटोमी। देखो एपिसियोटोमी जो है थोड़ा इंपॉर्टेंट थिंग है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से। पहला तो ये बोल दिया कि कट कहाँ लगाया जा रहा है, पेरिनियम में लगाया जाता है, फिर कौन से पेरिनियम में लगाया जाता है, ऑब्स्टेट्रिकल पेरिनियम में लगाया जाता है। उसके अलावा कब लगाया जाता है, सेकंड स्टेज ऑफ लेबर में लगाया जाता है, ठीक है। और उसमें भी अगर डीप में पूछे तो जस्ट बिफोर क्राउनिंग लगाया जाता है। क्राउनिंग का मतलब क्या होता है, हेड इज रेडी टू डिलीवर, हेड जो है वो रेडी होता है डिलीवर होने के लिए, उससे पहले ही क्या लगा दिया जाता है, कट लगा दिया जाता है। इसी को अपन बोलते हैं एपिसियोटोमी या पेरिनियोटोमी। बहुत सारे टाइप्स होते हैं एपिसियोटोमी या पेरिनियोटोमी के, जब अपन पढ़ेंगे आगे डिटेल में तो पूरा डिटेल अपने पास आएगा, ठीक है। उसके अलावा पेरिनियम हो गया, ठीक है। चलो तो इतना आपको समझ में आया आज, तो क्लास को लाइक करें, शेयर करें, ठीक है। वीडियो को 2-3 बार आप देखना, ठीक है, जिससे आपको क्या हो, कोई भी चीज छूटे नहीं, ठीक है। एक चीज को आप 2-3 बार जब देखोगे तो अच्छे से आपके कॉन्सेप्ट क्या हो पाएंगे, क्लियर हो पाएंगे। और कॉन्सेप्ट क्लियर होने ही गारंटी होती है आपके सिलेक्शन की, ना कि आप कितना घंटे पढ़ रहे हो या क्या क्या पढ़ रहे हो, कौन सी कोचिंग में पढ़ रहे हो, ये मैटर नहीं करता। आप क्या मैटर करता है कि आप जो है उसको रिपीट कितना कर रहे हो, आपके कॉन्सेप्ट कितने क्लियर है, तभी आपका जो है वो सिलेक्शन हो पाता है, ठीक है। तो आपके जो ऑनलाइन क्लास है इसका सबसे बड़ा फायदा ये है आपसे, ठीक है, कि क्या होगा, आप इसको बार बार मल्टीपल टाइम्स आप देख सकते हो। 2 या 3 बार आप देखोगे, ठीक है, तो आपके जो है एकदम कॉन्सेप्ट आपके क्या हो जाएंगे, इससे क्लियर हो जाएंगे, कोई भी क्वेश्चन आपका यहाँ पे गलत नहीं होगा, ठीक है। तो अपनी लास्ट जो लाइन होती है हमेशा की तरह, जो अगर मान लिया तो हार है और ठान लिया तो जीत है। तो अपन ने ठाना है जीतने के लिए, ठीक है, तो कंटिन्यू अपन रहेंगे ओबीजी पे, कंटिन्यू ठान के अपन जो है यहाँ पे पढ़ाई करेंगे कि अपने को क्या लेना है, सिलेक्शन लेना है, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।